नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम यहां पर तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो साथियों, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए साथियों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको साथियों हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए मैक्सिमम, शेयर कीजिए मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि नोटिफिकेशन जब भी हम यहाँ पर कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इसी संदर्भ में साथियों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, मिक्स हिस्ट्री एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, उसी के संदर्भ में हम नए 1 बाय 1 करके वीडियो लाते रहे हैं। उसी संदर्भ में आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है साथियों कि पल्लव प्रशासन में चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। बताइए साथियों, पल्लव प्रशासन की बात हो रही है, इसमें चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, कौन सा नाम दिया गया उसे। 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है आप सभी को। 30 सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स में। जो आपको अच्छा लगता हो, ए बी सी डी, आपके अकॉर्डिंग जो आपको उचित लगता हो, जो आपके अकॉर्डिंग सही हो, वो आंसर आप पुटअप कर दीजिए, तो उससे पता लग जाएगा। और हाँ यार, एक और बात और बताऊँ साथियों कि अपना स्कोर कार्ड जरूर बताया करो भाई। टोटल क्वेश्चन कितने हो, उसमें से कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है ना। तो स्कोर कार्ड जरूर बताया करो, स्कोर कार्ड अपना खुद भी चेक किया करो और डेली नोट किया करो कि कितने क्वेश्चंस में से कितने आपका सही हुए हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या स्टेबल है, क्या है क्या नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बढ़ा घटा सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मंडवस कहा गया है। पल्लव प्रशासन के अंदर चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी को टोल टैक्स बोलते हैं आजकल। चुंगी वसूल को क्या बोलते हैं आजकल, टोल टैक्स। जो लगे होते हैं ना हाईवे के ऊपर हम जाते हैं तो वहाँ पर टोल टैक्स लगा होता है, एक नाका लगा होता है, वहाँ पर्ची कटती है सभी 4 व्हीलर्स की, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो पर्सनल हो। तो एक क्राइटेरिया होता है सबका अपना, उसी अकॉर्डिंग वो काटते हैं। ज़्यादातर बॉर्डर पे होती हैं चीज़ें, स्टेट टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। आगे क्या था कि पल्लव काल में ग्रामीण मामलों से संबंधित लगभग प्रत्येक शिलालेख में जलाशयों के संरक्षण की चर्चा मिलती है। इस काल में जलाशय की भूमि कहलाती थी। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आया साथियों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पल्लव काल की बात चल रही है। बताइए साथियों क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एरीवत्ती कहा गया जलाशय की भूमि। जलाशय बोल तालाब, तालाब या जोहड़ या पोखर बोल देते हैं, ठीक है। ये था इसका। आगे कहता है कि पल्लव कालीन समाज में मनोरंजन के लिए गांव में खुला मैदान, नृत्य मैदान होता था, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था बताइए साथियों। पल्लव समाज की बात हो रही है कि उसे मनोरंजन के लिए खुला गांव में खुला मैदान होता था, जहाँ पर प्रोग्राम होते थे। मेला भरता है ना, गांव के कोने पे खुला मैदान होता है जहाँ पर मेला भरता है, वहाँ नाच गान होता है, प्रोग्राम होता है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से उस पल्लव कालीन समाज में होता था, जिसे नृत्य मैदान कहा जाता था। उसे क्या कहा गया, खुला मैदान होता था। जैसे डांस वान, नाच गाना प्रोग्राम, दुकानें वगैरह लगती है ना, हाट मेला लगता है। इस प्रकार से तीज त्यौहार होता रहता है, गाँव गाँव में होते थे पहले, अब थोड़ा कम हो गया है। हमारे यहाँ तो भाई 15 अगस्त को लगता था मेला, 3 दिन तक चलता था ज़बरदस्त। उसमें जो स्कूल में फर्स्ट आते थे उन बच्चों के नाम मिलता था, मुझे भी कई बार मिला। और खेल होते थे हमारे यहाँ पे, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, 1600 मीटर रेस, और लास्ट में 5000 मीटर की रेस होती थी। लॉन्ग जंप, हाई जंप, और लास्ट में शाम वॉलीबॉल भी वो गेम होता था हमारे यहाँ पे। आज हम जो वॉलीबॉल खेलते हैं, मैं जो खेलता हूँ वॉलीबॉल साथी, वहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है अपने बचपन से ही हमारे गांव में। और साथ में होता था लास्ट में कबड्डी और कुश्ती,
बहुत अच्छा 3 दिन तक चलता था। शील्ड ट्रॉफी मिलती थी नाम में, काफ़ी काफ़ी बहुत अच्छा सामान मिलता। आसपास को काफ़ी गाँव से लोग बहुत ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भर आते थे पहले, करीब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 25 साल हो गए, 95 94 के आसपास की बात है। अभी भी चलता है, पहले ज़्यादा था, थोड़ा कम हो गया है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्डुकलस। आर्डुकलस होगा ये, मैदान को कहा जाता था। ठीक है, आगे कहता है कि पल्लव काल में निम्न में कौन सा नृत्य पर्वतीय भागों में लहर रहने वाले पशुचारकों में विशेष लोकप्रिय था। पल्लव काल में निम्न में से कौन सा नृत्य पर्वतीय भागों में रहने वाले पशुचारकों में विशेष लोकप्रिय था। पहले साथियों देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पल्लव काल का पता होना चाहिए अच्छे से, और पल्लव साम्राज्य कहाँ पर था ये होना चाहिए, और पल्लव साम्राज्य में पर्वतीय भाग कौन कौन से थे, जैसे दक्कन का पठार है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, और या फिर आपका विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो थी। तो कहते हैं उन पर्वतीय भागों में रहने वाले पशुचारकों में विशेष लोकप्रिय था, यानी कि एक प्रकार से वो शेड्यूल ट्राइब्स थी, आदिवासी लोग थे, जनजातीय लोग थे, उनके बीच में एक नृत्य प्रसिद्ध था। वो कौन सा नृत्य था, उसे क्या कहा गया था। बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, उसे कहा गया आपका ऑप्शन नंबर डी, कुरुवेकुत्तु। क्या कहा गया, कुरुवेकुत्तु। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पल्लवों की वास्तु तथा दक्षिण कला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक गौरवपूर्ण अध्याय है, किसने कहा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीलकंठ शास्त्री। ठीक है, इन्होंने कहा था क्या कि पल्लव वास्तुकला, वास्तुकला बोले तो डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग्स बनती थी, मोनूमेंट्स जो बनते थे, उनका आर्किटेक्चर जो था उसे वास्तु कहा गया। और तक्षण कला बोले तो छेड़ हथौड़े से जो डिजाइन किए जाते हैं, पत्थरों को काट काट कर जो तराश दस्तकारी की जाती है, दस्तकारी, उसे तक्षण कला कहा जाता है। पत्थरों को काट काट कर छेड़ हथौड़ी वगैरह से डिजाइन बनाए जाते हैं, जो कलाएँ की जाती हैं, मोनूमेंट्स बनाए जाते हैं, उन्हें कहा तक्षण कला। तो और वास्तुकला डिज़ाइन। आगे कहता है कि पल्लव काल के निम्नलिखित शैलियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कोई बताएगा जरा, पल्लव शासकों का संस्थापक कौन था, पल्लव साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया है, पल्लव राजवंश का संस्थापक। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 शैलियों में से आपने काल क्रमानुसार बताना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। उस दिन पूछ रहे थे ना आप लोग गूगल मीट में भी कि पहले छोटा आएगा बड़ा आएगा, तो पहले में से छोटा आता है, जो सबसे पहला घटना घटित होती है वो पहले आती है, उसके बाद में फिर उससे बड़ी, उसके बाद फिर उसके बाद फिर सबसे लास्ट में जो घटती है घटना, यानी कि मॉडर्निटी में, उसे रखा जाता है। प्राचीन से आधुनिकता की ओर होती है जनरली, अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा होता है कि आधुनिक से प्राचीन की तरफ का जाना है, प्राचीन से आधुनिक की तरफ जाना है, वो आप अच्छे से देख लेना उसमें, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 3 4 1। आपका पहले आएगा महेंद्र वर्मन शैली, फिर आएगा आपका दूसरे नंबर पर महामल्ल शैली, ठीक है, थर्ड नंबर पे आएगा आपका राज सिंह शैली, और फोर्थ लास्ट नंबर पे आएगा आपका नंदीवर्मन शैली। इस प्रकार से आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसका ऑप्शन बताऊंगा आपको। कहता है कि कौन सा पल्लव शासक मंडगपट्टू लेख में दावा करता है, एक प्रकार का लेख है,
जहाँ से मिला है उसका नाम है मंडगपट्टू, एक जगह का नाम है। उस लेख में दावा करता है कि उसने ईंट, लकड़ी, लोहा, चूना, चुनाई किए जाने वाले तरल पदार्थ, गारा, सूखा चूना आदि के प्रयोग के बिना एक नई वास्तुशैली मंडप को जन्म दिया है। क्या बात है, बताओ साथियों। कौन से पल्लव शासक ने कहा कि मंडगपट्टू लेख में उसने ईंटों के बिना, लकड़ी के बिना, लोहा, चूना, चुनाई के बिना ही, तरल पदार्थों के बिना, गारा, चूना, सूखा आदि के प्रयोग के बिना एक नई वास्तुशैली जिसको मंडप कहा गया उसे जन्म दिया। तो बताइए कौन सा शासक ने कहा ऐसा, दावा करता है, कौन सा शासक दावा करता है ऐसा। सेवंथ क्वेश्चन का ये है, इसमें से बताना आपने ABCD। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर A, महेंद्र वर्मन। क्या आ जाएगा आपका, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। आगे कहता है कि पल्लव शासक सिंह विष्णु तथा महेंद्र वर्मन टू, महेंद्र वर्मन द्वितीय की मूर्तियां उनकी दो दो रानियों के साथ किस गुफा में उत्कीर्ण की गई हैं, बताइए। कौन से गुफाओं में बनी हुई है दो दो रानियों के साथ में। एट्थ का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, आदिवराह गुफा में। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट साथी हो, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और एक आपका एक दूसरा हो रहा है ना कैलाशनाथ मंदिर, कहाँ पर है वो, कृष्ण टू पता कृष्ण थर्ड ने बनवाया था वो कांची का। एक तो कैलाशनाथ मंदिर पल्लव काल का है और एक और है एलोरा, हाँ एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। हाँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन एक कांची में है और एक आपका एलोरा में, एलोरा की गुफाओं से संबंध रखता है। तो दोनों सेम डिजाइन के मंदिर हैं। तो हालांकि अलग अलग राजवंशों के समय में अलग अलग शासकों द्वारा बनवाए गए हैं, देख लेना इनमें से। तो कहता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कला का सबसे अलंकृत विराज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करने वाला मंदिर है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन टू के समय शुरू हुआ है। किसके शासनकाल में यह रचना पूर्ण हुई। हाँ बहुत साल लगे थे इसमें पूर्ण होने में। बताइए साथियों नरसिंह वर्मन टू के टाइम पे शुरू हुआ था और कौन से शासक के टाइम पे पूरा हुआ ये। सिंपल क्वेश्चन बता सकते हो, नेट का आया हो क्वेश्चन, सही बताऊँ तो मैं आपको PY को मिल जाएगा, ढूंढ लेना भाई। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका 9th क्वेश्चन का। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, परमेश्वर वर्मन टू। यार महेंद्र वर्मन नहीं होना चाहिए, महेंद्र वर्मन टू या प्रेमी, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला, इन दोनों में से एक होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो देख लेना भाई एक बार इसको, क्वेश्चन को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे, ठीक है आप लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्या कहता है कि मामल्ल शैली के रथ मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध व सबसे बड़ा व सबसे पूर्ण कौन सा है। मामल्लपुरम ये है आपका तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु में है। मोदी जी गए थे वहाँ पर मतलब मामल्लपुरम के मंदिरों को देखने के लिए। चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी आया था काफ़ी सारे टाइम पे, कई साल पहले की बात है, 4-5 साल हो गए बातों को, तब आया था चाइना का प्रेसिडेंट जो था शी जिनपिंग, वहाँ पे भी आया था, उसको लेके गया था मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के, बोले वहीं पे उनका स्वागत किया था, वहीं पे उनको ठहराया गया था दिखाने के लिए
कि हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएँ बनाई गई हैं, तो वो मामल्लपुरम के रथ मंदिर जो है बहुत बड़े हैं। पांडव हैं वो, उसमें है आपका अर्जुन का भी मंदिर मिलेगा, द्रौपदी का भी मिलेगा, पांचों पांडवों के नाम से भी है, युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव सभी के नाम से। तो कहता है सबसे बड़ा जो और सबसे प्रसिद्ध और सबसे पूर्ण कौन सा है? रथ कहा गया, और मंदिरों को रथ कहा गया, हालांकि रथ की शैली में भी है वो। क्वेश्चन नंबर 10 को राइट आंसर जो होगा वो होगा आपको धर्मराज रथ। कोई बताएगा जो धर्मराज किसे कहा गया पांडवों में? सिंपल क्वेश्चन बता सकते हो, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, देखते कितने लोगों को पता है, या मामला हवा में ही चल रहा है। आगे कहता है कि मामल्ल शैली के एकाश्म मंदिरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ABCD बताइए। इलेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, धर्मराज के रथ पे कौन सी मूर्ति साहब धर्मराज की होनी चाहिए? क्या है धर्मराज, ऑप्शन डी, धर्मराज रथ पर सिंह नरसिंह वर्मन 2 की मूर्ति स्थापित है, ये इसका राइट आंसर हो। ये क्यों गलत है? क्योंकि धर्मराज रथ के ऊपर नरसिंह वर्मन 2 की मूर्ति नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नंदीवर्मन या अपराजित शैली का उदाहरण नहीं है? हाँ, तीन तो नंदीवर्मन शैली या अपराजित शैली के उदाहरण है, और उनमें से एक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा वो नहीं है बताइए। ABCD का राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर, डी। कौन सा मंदिर कहता है कि निम्नलिखित में तो कौन सा मंदिर उच्च शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था? हाँ, वहाँ पर जैसे हमारे क्या होता था पहले, जो गुरुकुल होते थे ना, गुरुकुलों में एक गौशाला और मंदिर मेन हिस्सा, प्रमुख हिस्सा होता था गुरुकुलों का। मंदिर तो इसलिए होता था क्योंकि सुबह उठकर सभी लोग पूजा पाठ करते थे, और इस बहाने से सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाते थे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है। और गौशाला इसलिए होती थी कि वो रहने के लिए दूध भी तो चाहिए उनको, खाना बनाने के लिए। दूध घी कहाँ से आएगा? गौशाला में से आएगा। और गौशाला के लिए गुरुकुलों की, स्कूलों की उस समय की अपनी खुद की ज़मीनें हुआ करती थी, गौशालाओं की खुद की ज़मीनें होती थी। राजा लोग उनको दान दक्षिणा देते थे, बड़े व्यापारी लोग, सेठ लोग जो होते थे, व्यापारी लोग, वो उनको दान दक्षिणा देते थे, जैसे आज भी देते हैं ना गौशालाओं में। चारा देते हैं, कोई कुछ लोग पैसे देते हैं चारे के नाम पे, जो भी जिसका संबंध होता है देते हैं। हमारे यहाँ पे गौशाला है एक काफ़ी बड़ी, उसमें लोग देते हैं, हर साल वहाँ पे प्रोग्राम होता है। पिछले 2 साल से नहीं हो रहा कोविड के चक्करों में, लेकिन उससे पहले तो वहाँ शर्मा वो आती थी, क्या बोलते हैं, गायकार को बुलाते थे, हरियाणवी कलाकार है ना, सपना चौधरी, उसके बड़े ठुमके लगते थे वहाँ पर भाई साहब, कई लाख रुपए की पर्ची फाड़ दी जाती थी वहीं पे ही। पॉलिटिशियंस को, MLA का आसपास को बुलाया जाता था, है नगर पार्षद वगैरह, उनसे पर्ची कटवाई जाती थी कई लाख रुपए के। तो इस तो ठीक भी देखा जाए तो वैसे तो आरामखोर करते हैं, कौन सा उनका खुद का पैसा होता है। तो इस बहाने कम से कम गौशालाओं के दान दक्षिण तो आ जाती है, गौशालाओं की आमदनी हो जाती है। क्या बुरा है, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए सभी को। तो 13 क्वेश्चन क्या होगा साथी, वहाँ पर क्या था कि उच्च शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र, शिक्षा का भी, शिक्षण कार्य भी होता था वहाँ पर। 13 होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, शोर मंदिर। कोई बताएगा जरा कहाँ पर? पूरा पढ़ रहे हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार बहुत से बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाते हैं मंदिरों में से। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ कहाँ पर है, ये मंदिर कहाँ है, ये मंदिर कहाँ है, क्या क्या फंड है इनका, देख लेना अपन डिटेल में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसने कहा कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई सम्मेलन वैसा ही था जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन? क्या बात है।
ये सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो आप लोग आराम से। क्वेश्चन नंबर 14। देख सर, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा आइडियोलॉजी के ऊपर जाना पड़ेगा। सबको पता है भगत सिंह का तो कोई लेना देना नहीं था कांग्रेस के साथ में। ये तो गरम दल के नेता थे, भगत सिंह भी और आपके सुभाष चंद्र बोस भी, नेताजी दोनों थे। गरम दल के नेता ही आपके लाला लाजपत राय थे, तो इनका तो कोई लेना देना नहीं बनता कांग्रेस के साथ में, तो कोई इनका ली बनती नहीं थी बात। इन्होंने तो कुछ कहेंगे नहीं इसके बारे में। तो एक ही बचता बंदा, प्रोफेसर विपिन चंद्र, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये वही विपिन चंद्र है जिसकी आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो। आधुनिक भारत के नाम की पुस्तक लिखी इन्होंने, विपिन चंद्र के नाम से आती है। अच्छी पुस्तक मैंने पढ़ी, पर उतना फैक्ट उतने क्लियर नहीं है, थ्योरिकल में ज़्यादा चलती है। जैसे यूपीएससी वाले ज़्यादातर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखना होता है, थ्योरी का लिखना होता है। अपने नेट के हिसाब से ठीक नहीं लगी मुझे, उतना कंटेंट नहीं है। इससे अच्छा तो आप वो पढ़ लोगे ना, स्पेक्ट्रम, वो ज़्यादा अच्छी है, राजीव आहिर की। 15 कहता है कि बंगाल में बाल गंगाधर तिलक का सेनापति किसे माना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए साथ ही, फटाफट चलेंगे भाई अब। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा साथी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, गलत दिया हो भाई। इन्होंने देखो साथी क्या है कि इन्होंने दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, विपिन चंद्र पाल। लेकिन विपिन चंद्र पाल सेम समकालीन थे, हैं। बाल, पाल और लाल। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, और लाल मतलब लाला लाजपत राय। तो इनका राइट आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए बी, परमानंद मित्रा, ये होंगे इनका। बाकी आप लोग देख लेना एक बार, ठीक कर लेना, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आंसर गलत दिया हुआ है। कुछ तो पेल देते हैं यार, क्या करें अब। आगे आता है कि रामानंद के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। 4-5 ऑप्शन दिए हुए, 5 में से ऑप्शन में से 5 ही उनके ऑप्शन बनाए गए हैं। 5 कथनों में से 5 ही ऑप्शन बना दिए गए हैं अलग अलग छांट करके। इनमें से बताइए साथी कौन से ऑप्शन ठीक हैं। ABCDE। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो थे आपके, उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 1 2 3 4 5 सारे ठीक हैं, 1 2 3 4 5 सब ठीक है। शाहू ने किसे अतुल पराक्रमी सेवक कहा था? शाहू जी महाराज की बात हो रही है भाई साहब, बताइए। बाजीराव कन्होजी आंग्रे, बाजीराव पंत पिंगले, बालाजी विश्वनाथ, किसे कहा? क्वेश्चन नंबर 17, राइट आंसर होगा डी, बालाजी विश्वनाथ। ठीक था बालाजी विश्वनाथ भी, ठीक था, नॉर्मल था। चाओ जू कुआ ने अपनी रचना में किस दक्षिण भारत के राजवंश का उल्लेख किया है? बताइए साथियों। चाओ जू कुआ, ये एक क्या बोलते हैं, चाइनीज फॉरेन ट्रेवलर था चाओ जू कुआ। कोरिया का था चाओ जू कुआ, चाइना का था या जापान का था? चाइना का था शायद चाओ जू कुआ, पता नहीं जापान का था, कोरिया का तो नहीं था, कोरिया का तो कोई और था। चलो खैर, क्या था, किसने बताया कि कौन दक्षिण भारत के राजवंश का उल्लेख किया उसने? बताइए सर। 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़े राजवंशों में से एक ही हुआ दक्षिण भारत का, वो है आपका चोल राजवंश, चोला डायनेस्टी, चोला मंडलम। कश्मीर के ऋषि सिलसिले का संस्थापक कौन था? नेट का आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए कौन था? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी, शेख नूरुद्दीन। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? हाँ, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध, बर्मा हिंदुस्तान का भाग था, 1935 के एक्ट से
बर्मा को बाहर से अलग कर दिया गया, तब से बर्मा अलग ही है। बर्मा बोले तो आज का म्यांमार, जिसकी राजधानी है रंगून, जहाँ पर 1857 के क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर, हाँ अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को वहीं पर निर्वासित कर दिया गया था, वहीं पर उनको जेल में भेज दिया गया था, वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है, कब्र है। तो क्वेश्चन में 2020 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यंदाबू संधि, या फिर यांडबू मिलेगा कहीं कहीं आपको, क्या मिलेगा, यांडबू, यांडबू की संधि, एक ही बात है, एक जगह का नाम है यांडबू, वहीं पे ही है म्यांमार में आपके। महायान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके काल में हुआ, होय होय होय, क्या बात है। बताइए साथियों, महायान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके काल में हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है यार। कनिष्क आएगा। अजात शत्रु के समय में मतभेद उभर का सामने आ गए थे, और अजात शत्रु, हाँ पहले बौद्ध संगीति में 463 में ही जब महात्मा बुद्ध की डेथ हो जाती है, तो उस समय क्या हुआ था, दो संप्रदायों में बट गया था ये भी एक तरह से। कौन कौन सा? आपका महासांगिक और सर्वस्तिवाद। तो महासांगिक से बना था आपका महायान, और सर्वस्तिवादियों से बना था आपका हीनयान, और ये कनिष्क फोर्थ चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में ये अलग अलग हो गए थे पूर्ण रूप से। और महायानियों ने महायानियों ने संस्कृत भाषा को अपना लिया था। आ गया था कि किसी बौद्ध संगीत में बौद्ध भिक्षुओं के लिए 7 पुस्तकें पढ़ना अनिवार्य हो गया। कौन सी बुद्ध संगीति में कहा गया था कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए 7 पुस्तकें तो कंपल्सरी है उनके लिए पढ़ना? पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, बताइए कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था ऐसा? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, क्वेश्चन नंबर 22। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये डिसीजन ले लिया गया था। तो जरा बताइए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, किसके शासनकाल में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, अध्यक्ष कौन था? सारियों को देख लेना अच्छे से, हर बार एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्या कहते हैं, वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण क्या है? बौद्ध धर्म ने क्या दिया विश्व में, आधुनिक विश्व जो कि उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता है कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ दी। कौन सी चीज़ थी वो? उच्च मार्ग, निम्न मार्ग, मध्यम मार्ग, त्याग, या त्रिरत्न, क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है, आपको पता होगा सभी को साथियों, वो दिया उन्होंने मध्यम मार्ग का है। ना ज़्यादा कायाक्लेश और ना ज़्यादा सुख, यानी कि ना ही ज़्यादा आमद बर्बाद, ना ही ज़्यादा मेहनत करनी है, और ना ही निठल्ला रहना है। मध्यम मार्ग मतलब काम को धीरे धीरे अपना नॉर्मली जो आता आप कर सकते हो, जितना काम आप रेगुलर करते रहिए, पथ पे चलते रहिए। वृहत कथा का लेखक कौन है? सिंपल क्वेश्चन है। वृहत कथा पुस्तक लिखी गई थी, कौन है वो? क्वेश्चन नंबर 24। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुणाढ्यकृत वृहत कथा कोश भी मिलेगा कहीं कहीं आपको, ये एक ही बात है। आगे कहते हैं, कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। कांग्रेस अधिवेशन की पहले प्रथम अध्यक्ष थी आपकी, सबको पता होगा, एनी बेसेंट। 1917 में अध्यक्ष होने गई थी एनी बेसेंट। इनका सबसे बड़ा योगदान था आपका गरम दल और नरम दल को इकट्ठा करने में, इनका और लाला लाजपत राय का, तिलक का और इनका दोनों ने मिलकर होम रूल लेकर आंदोलन चलाया था 1916 में, ठीक है। और उसके बाद फिर सरोजिनी नायडू बनी थी। बताइए जरा, सरोजिनी नायडू कौन से अधिवेशन में बनी थी? राष्ट्रीय गीत जिस कांग्रेस अधिवेशन में गाया उसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल बताइए साथियों। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन अधिनायक जय हे है। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, बीइंग ए हिस्टोरियन।
बताइए सर राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, रहमतुल्लाह सयानी। कब गाया गया, डेट देख लेना अपनी। कहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख किया गया है। हाँ, कहाँ से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम? दूरदर्शन वालों ने लोगो लगाया था। हैं, दूरदर्शन चैनल जो नया नया आया था ना, 90 के आसपास की बात है। हाँ, हम छोटे छोटे थे। दूरदर्शन आया था 92 में, हमारे घर में टीवी था एक, ब्लैक एंड वाइट। मेरे ताऊ जी लेकर गए थे। हो भाई साहब, क्या घर में खुशियाँ आई थी उस समय तो। किसी के बाप दादा ने नहीं देखा होगा उस समय, हमारे घर में टीवी था। सोच के देखो, 92 की बात बता रहा हूँ। आप लोगों में साथ होगा जन्म नहीं हुआ होगा उस समय। 30 साल हो गए, हमारे घर में टीवी था उस समय। मेरे ताऊ जी लेकर गए थे, पैसे वाले थे यार वो। अच्छा बिजनेस था उनका उस समय। तो वो उसमें क्या था, एक ही चैनल था, पहले दूरदर्शन ही आता था। और आधे आधे समय दिन में वो बंद रहता था। सुबह शाम पता नहीं, कभी कभी कुछ घंटों के लिए चलता था, और बाकी टाइम आधे टाइम बंद रहता था। लाल पट्टियाँ आती थी उसके ऊपर। हम्म, और बाद में फिर आपका डीडी मेट्रो आया था, तो उसका लोगो था सत्यम शिवम सुंदरम। तो कठमुल्लों ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार ने उसको हटा दिया था, सत्यम शिवम सुंदरम को हटा दिया था। खाली वो आता था लोगो, लोगो आता था दूरदर्शन का, आपने देखा होगा। तो कहता है कहाँ से लिया गया है ये, कौन से उपनिषद की देन है सत्यम शिवम सुंदरम। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांडुक्य उपनिषद में से लिया गया ये। जॉर्ज गियर्सन ने किसको लोकमान्य कहा, ये तो सबको पता है यार। अरे हाँ, लोकनायक सर, लोकमान्य नहीं, लोकनायक। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का आया क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। इन चीज़ों का नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ, ताकि आपको आगे आपको रिमाइंड होता रहे। और उनको फिर रिमाइंड कर लिया करो हर हफ्ते। जितने स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो आप लोग, उनको रिमाइंड कर लिया करो हर हफ्ते, रिविजन कर लिया करो फटाफट अपना। क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा, गड़बड़ दे रखा है इन्होंने। देखो, इन्होंने दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गौतम बुद्ध, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए गोपाल हरी देशमुख। लोकनायक जो गोपाल हरी देशमुख को कहा गया, बी राइट आंसर होगा। ये इन्होंने ये दे रखा है, गलत है। गौतम बुद्ध को लोकनायक नहीं कहा गया। आगे तक, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के फसल से परिचित थे? ए बी सी, तीन ही ऑप्शन दिए गए यार, हद हो गई। बताओ, चलो कोई बात नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की फसल से परिचित थे या अपरिचित थे? गर्मी फसल, पता नहीं, ऐसे पेल रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछा क्या नहीं। 29 में परिचित थे, कौन सी फसल परिचित थे? तो ये दिया भाई ऑप्शन ए, रबी की फसल से परिचित थे। रबी की फसल खरीफ की फसल होती है ना, दो फसलें बोई जाती है हमारे यहाँ पे, सर्दियों में और गर्मियों में। एक को रबी बोला गया, एक को खरीफ बोला गया। तो बता क्या था कि दिल्ली दरबार में किसको भारत का सम्राट घोषित किया गया, बताइए। सिंपल क्वेश्चन पता होगा, दिल्ली दरबार कब लगा था? पहला दिल्ली दरबार और दूसरे दिल्ली दरबार की बात हो रही है। हाँ, एक तो लगा था आपका आज़ादी के बाद में ही, 1858 के आसपास की बात है। 1858 में, पता नहीं 1861 की बात है भाई। उसमें तो महारानी एलिजाबेथ ने हटा लिया था ना वो मामला। हाँ, 1858 की बात है। महारानी एलिजाबेथ ने सारी भंग कर दी गई थी कंपनी, और शासन जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंप दिया था। एक तो, लेकिन दिल्ली दरबार दूसरा दरबार कब लगा गया था ये आपको पता होना चाहिए। ये लगा था आपका 1911 में, इसी में घोषणा की गई थी। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, घोषणा की गई थी। और 1912 में जाकर के कंप्लीट हो पाया था ये, ध्यान रखना। घोषणा 11 में की गई थी, दरबार जो वापस लाया गया, जो राजधानी परिवर्तन हो गया था, वो हुआ था 1912 में, अप्रैल या, हाँ अप्रैल क्या, मार्च अप्रैल की बात है। तो कहता है कि कौन से, किसको भारत का सम्राट घोषित किया गया था, सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30, ये भी गलत दिया हुआ इन्होंने यार। 30 का राइट आंसर इन्होंने दिया हुआ एडवर्ड सप्तमी होना चाहिए, जॉर्ज पंचम हुआ था, जिसके उल्लेख में आपने जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में गाया था, जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। हाँ, उसी समय की बात है। हाँ, ये वो नहीं 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 नहीं, टैगोर का नहीं, राम का नहीं, वो अलग है। हाँ, ये इसी के उद्देश्य में गाया गया, जन गण मन अधिनायक जय। इसी ने खुश होकर के नोबेल प्राइज़ दिया था, जॉर्ज, इसको क्या बोलते हैं, टैगोर को। टैगोर को कोई ख़ास वो नहीं था, लेकिन बस उसको दे दिया, वो चमचा था।
एम आर विन डेविस ने भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक किसको माना है? ये आ गया। बताइए क्वेश्चन में 31 का राइट आंसर क्या होगा? थर्टी वन का ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हास्टिंग। लॉर्ड हास्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग दोनों अलग अलग वो हुए हैं वायसराय, गवर्नर जनरल। देख लेना अपना अलग अलग टाइम पीरियड में, मिक्स मत हो जाना दोनों में, कंफ्यूज हो जाओ कोई। आगे कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग के बाद बंगाल का गवर्नर किसको बनाया गया? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। वो आ गया ना, क्या आ गया? एक तो लॉर्ड हास्टिंग था और अब आ गया वॉरेन हास्टिंग। हेस्टिंग्स आएगा, हास्टिंग नहीं, हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? थर्टी टू का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दिया हो भाई, इसमें से देखना पड़ेगा, सी भी हो सकता है मेरे साथ, सी या डी में से एक है, देख लेना अपना। डी राइट आंसर दिया हुआ है, बाकी अब चेक कर लेना आप। आगे 33 कहते हैं कि तोखरी भाषा का प्रयोग करने के लिए कारण कुषाणों को किसने तोखराय कहा है? हाय हाय हाय, क्या बात है। इसमें ना एक और ऐड कर लो, 3। ओहो, एक मिनट। सी आपका एरियन और डी आपका तिएनचू। हाँ, तिएनचू। बताइए इसमें से किसने कहा? ए बी सी डी चारों का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए शायद राइट आंसर क्या होगा? थर्टी थ्री का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो 33 का जो राइट आंसर होगा, और आज का अंतिम सवाल है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने कहा था तोखरी भाषा का प्रयोग करने के कारण कुषाणों को तोखराय, तोखराय या तोखराय एक ही बात है। ठीक है, तो साथियों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक आप अपने स्टडी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच साथियों।